अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक नई और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। बहुत अच्छा आप लोगों का वीकेंड गुजरा होगा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। एक नए हफ्ते की आगाज़ है तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ और अच्छे से थॉट्स के साथ आगाज़ करें और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के इस हफ्ते की जितने भी काम हैं वो वक्त पर पूरे होंगे और ये दुआ भी है कि जितनी भी मुश्किलात हैं अल्लाह उनको जल्द अज जल्द दूर फरमाए। ख़वातीन हज़रात, मौसम की सूरत हाल पर थोड़ी सी बात करेंगे और मौसम की सूरत हाल ये है कि मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन हमारे शहर इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम बारिश देखने में आ रही है। आज रात को भी थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन उसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया और पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का काफ़ी मौसम खुशगवार है। इवन आज सुबह भी अलल सुबह बारिश का छोटा सा दौरानिया था, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा और धूप अभी दोबारा से निकली हुई है। लेकिन ये ब्राइट सनी डे है, फिर भी उस तरीके की गर्मी नहीं है जिस तरीके से हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे आज से 1-1.5-2 हफ्ते पहले। ऐसा ही है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, खुशगवार हो गया और बहुत सारे लोग जो है मेरे ख्याल से इस वक्त सैर के लिए भी निकल चुके होंगे। बहुत सारे मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो सैर करने के लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान वैसे ही बहुत खूबसूरत है कि आपको ज़रूरत है कि आप डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो जाएँ, लेकिन स्टिल आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना है। आपको चाहिए कि जब आप डिफरेंट मकामात पर जा रहे हैं तो आप ऑलरेडी जो है वेदर फोरकास्ट को जो है वो चेक करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रश ना क्रिएट करें, किसी भी जगह को ओवरलोडेड ना करें, क्योंकि वहाँ के मकामी लोग भी होंगे और आप भी जाके अगर उसको बर्डनाइज कर देंगे तो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। बेशक, और बहुत सारी एहतियाती तदाबीर आप सबके लिए हैं जो शहरों में भी रह रहे हैं, अपने घरों में भी। अगर बारिश की सूरत हाल होती है और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी की जो हेल्पलाइंस हैं उन पर रब्ता करें, वरना इसके अलावा तमाम एहतियाती तदाबीर हमने आपको पहले भी प्रोग्राम्स में बताई हैं। उसके अलावा आपको तमाम तर प्लेटफॉर्म्स पर मिल भी जाएंगी, वहाँ पर जाके उनको सुने और उन एहतियाती तदाबीर पर ख़ास तौर पर इस मानसून के सीज़न पे अमल दरामद करें। आज के दिन के हवाले से बात करेंगे ख़वातीन और हज़रात। आज बहुत अहम दिन है और जिस तरीके से पाकिस्तान टेलीविज़न और सुबह पाकिस्तान की एक रवायत है कि पाकिस्तान के तमाम वो सितारे जो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं रहे या आज जो मौजूद भी हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो पाकिस्तान की डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शायर की, एक ऐसे अदीब की जो 20 नवंबर 1916 में पैदा हुए और आज उनकी 17वीं बरसी मनाई जा रही है, जिनका एक शेर मैं पढ़ूंगा और फिर हम उनके पैकेज की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत शेर है। कहते हैं कि हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, हुक्म है सच भी करीने से कहा जाए नदीम, जख्म को जख्म नहीं फूल बताया जाए। वाह, बहुत खूब। अहमद नदीम कासमी साहब का जिक्र कर रहे हैं और उनके हवाले से एक पैकेज है। सरता पा सहरा हूं और खासियत दरिया रखता हूं, मैं तो फसीले शब में भी रोशन दिन का दरीचा रखता हूँ। शायर, अफसाना निगार और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी दुनिया अदब में किसी तारुफ के मोहताज नहीं। 1916 में जिला खुशाब की वादी सून केसर में तुलू होने वाले इस आफताब ने अदब के उफक को हमेशा के लिए रोशन कर दिया, जिसकी चमक आज भी हर सू दिखाई देती है। 9 दहाइयों की जिंदगी के सफर में अहमद नदीम कासमी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनके अदबी सफर में हर लम्हे के हिस्से में रिफतें आईं। अहमद नदीम कासमी अगरचे मजाजन रोमानवी थे, मगर तरक्की पसंद अदब के तहरीक से वाबस्तगी के बाइस समाजी हकीकत पसंदी की राह पर गामजन रहे। अहमद नदीम कासमी शायरी की दुनिया में तो माने जाते ही हैं। अहमद नदीम कासमी अफसाना निगारी में भी अपना बहुत नाम कमा चुके हैं। अहमद नदीम कासमी के अफसानों में हमें कल्चर, पंजाबी कल्चर, देहात, ये सारी रंग नुमाया नजर आते हैं। अहमद नदीम कासमी की शायरी में तरक्की पसंदाना सोच और इंसानियत की अजमत का पहलू नुमाया है। अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी ने अपने अदबी निस्बोलैन का खुलकर इजहार किया। उनके बेशतर मशहूर ड्रामे दही पस मंजर और माशती मसाइल पर मबनी हैं। वो वतन से मोहब्बत के जज्बे से सरशार थे और उनका एक एक लफ्ज मादरे वतन के लिए दुआ है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। उन्होंने कालमों और इदारियों के जरिए भी अपने ख्यालात का इजहार किया। शायरी के अलावा तनकीद और तंज़ो मज़ाह पर भी काम किया। देखा जाए तो कासमी साहब ने बहुत कुछ लिखा और उन्होंने अपने कलाम में म्यार को भी बुलंद रखा। अहमद नदीम कासमी ने 4 दहाइयों तक मुख्तलिफ असनाफ के जरिए इल्म अदब की खिदमत की और नए लिखने वालों के कलम को एतमाद बख्शा। उनकी अदमी खिदमात के एजाज में उन्हें मुतअद्दिद एजाज़ात से भी नवाजा गया। महकमा डाक ने उनका यादगारी टिकट भी जारी किया।
10 जुलाई 2006 को अहमद नदीम कासमी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए एंड उनकी जितनी भी खिदमात हैं वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। पीटीवी और उसके साथ हमारी जितनी भी फैमिली है वो इसको हमेशा याद रखेगी। अब बढ़ेंगे हम अपने आगे न्यूज़ के सिलसिले की तरफ और आपको एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ बताऊँ और वो ये है कि एआई के हवाले से हम रोज़ जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो शामिल करते हैं, रोबोट्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है शामिल करते हैं। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि आपको पता है कि दुनिया की फर्स्ट रोबोट कॉन्फ्रेंस जो है वो जेनवा में हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने इसमें यकीन दहानी करवाई है कि वो ना तो इंसानों को नुकसान पहुंचाने आए हैं और ना ही उनकी बिल्कुल यकीन दहानी उन्होंने दिलाई और ना ही उन्होंने कहा है कि ना वो कोई बगावत करने आए हैं और ना ही इंसानों की जो मुलाजमतें हैं वो छीनने का इरादा रखते हैं। ये अपनी नौइयत की पहली कॉन्फ्रेंस थी और रोबोट्स का कहना था कि वो महसूस करते हैं कि इंसानों को मसनूई जहानत की तेज़ी से बढ़ती हुई तरक्की का एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये उनकी बड़ी अच्छी चीज़ थी कि मतलब ये आपको इंडिकेशंस भी दे दिए हैं कि जहां पर आप टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं वहां पर इसके नुकसान भी हैं, तो ज़रा एहतियात से, तहम्मुल मिजाजी से और समझ के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इंसानों के जज्बात को नहीं समझते, तो अब आप अगर खुद अपने जज्बात को समझते हैं तो आप एहतियात ज़रूर करें। एग्जैक्टली। और अब एक और साइंसदानों के हवाले से मेरे पास भी खबर है। टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा था, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बूम पकड़ी वहीं पर मेडिकल साइंस भी तरक्की कर रही है और मेडिकल साइंस के हवाले से साइंसदानों ने एक ऐसे डॉक टिकट को वायरलेस मॉनिटर इम्प्लांट बनाया है जो आपके दिल के ऊपर कहीं पर भी चिपक सकता है और वो पूरे दिल का जायज़ा लेते हुए खुद ही धड़कन को महसूस भी करता है और फिर जो नुक्स है वो आपके सामने उसको पेश करता है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक पेस मेकर लगाया गया है। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको वापस निकालना पड़े। ये जब आप इसको इम्प्लांट करेंगे उसके कुछ अरसे बाद ये ऑटोमेटिकली अपना जब नुक्स फाइंड कर लेगा और फिर जब इलाज की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो ये अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर घुल जाता है और इसकी वजह से इसको वापस नहीं निकालना पड़ता। नॉर्थ वेस्टर्न और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने इसे मुश्तरका तौर पर तैयार किया है और ये अपना काम करके प्रोग्राम के तहत हफ्तों या महीनों में खुद ही ख़त्म हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है और इस तरह से आपको पता है कि स्टिचेस भी होते हैं जो कि खुद ही डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनके निशान नहीं रहते। तो ये टेक्नोलॉजी में जो है वो इस तरह से तरक्की आती रहती है। जिस तरह से चीज़ें आसान होती जा रही है इसी तरह से जापानीज़ एयरलाइन जो है उसने भी कुछ आसानी पैदा करने की कोशिश की और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब आप बहुत सारा सामान लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए तो उसकी अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप किराए पर जो है वो कपड़े ले सकते हैं और वो जापानीज़ एयरलाइन जो है वो खुद आपको किराए पर कपड़े फराहम करने की सर्विस जो है वो शुरू कर रही है। इस सर्विस को प्रवास से कबल ही इस्तेमाल किया जा सकता है और तजर्बाती तौर पर ये सर्विस जो है वो अगस्त 2024 तक जारी रहेगी। अब वेबसाइट से आप सयाह क्या करेंगे, सयाह और ताजर हज़ार जो है फ़्लाइट से पहले अपने साइज़ और पसंद के कपड़े जो है वो बुक करवा सकते हैं और जो इनके दिए गए पते पर ख़ुद ही मौसूल हो जाएंगे। और अगर आप 3 शर्ट्स और 2 पैंट्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4000 जापानी येन की रकम अदा करना होगी जो कि पाकिस्तानी रुपयों में लगभग 7800 रुपये बनती है। तो आप लोग अगर जाना चाहते हैं वहाँ पर तो ज़रूर जाएं और जाकर ये कपड़े जो है ना वो इस्तेमाल करें। अगली जो खबर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि तमाम ही गिलगिती भाइयों से अफसोस करना है मुझे, क्योंकि एज ए मेंशन बिफोर 4 दिन पहले कि कभी भी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि चित्राल हार गया हो और गिलगित जीत गया हो। तो बात हो रही है जी पोलो की और दुनिया के सबसे बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर फेस्टिवल को इख्तिताम पजीर हो गया उसकी सरगर्मियाँ और उसमें अगेन चित्राल स्काउट्स जीत गया है और चित्राल ने गिलगित के 5 के मुकाबले में 7 गोल किए हैं। मजीद क्या रिपोर्ट है ये हमें अपडेट कर रहे हैं अमजद अली खान। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल एख्तिताम पजीर हो गया है। फेस्टिवल के तीसरे रोज चित्राल ए की टीम ने गिलगित ए की टीम को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त दी और मुसलसल 11 मरतबा फतह रहने का एजाज अपने नाम किया। कटन और मुसलसल थका देने वाला रास्ता भी सयाहों को शंदूर आने में माना नहीं रहा। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की एक बड़ी तादाद ने शंदूर मेला देखा और फ्री स्टाइल पोलो फेस्टिवल के मुकाबलों से महसूर हुए। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड, इसमें खिलाड़ी के लिए भी मुश्किल होता है, घोड़ों के लिए भी मुश्किल होता है। खूबसूरत जगह है हमारा चित्राल और यहाँ ना के इस जगह का एंजॉय करें। टूरिस्ट को मैं दावत देता हूँ कि ये गिलगित और चित्राल एक पुरअमन इलाका है, यहाँ पे आए और इससे इन वादियों में आके एंजॉय करें। कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात पोलो फेस्टिवल के एख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एख्तितामी तकरीब में पैराग्लाइडिंग और सकाफती रक्स के दिलकश मुजाहिरे पेश किए गए। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने खुसूसी मिलनामे पेश किए और कलाशी डांस समेत मुख्तलिफ बैंड्स ने फन का मुजाहिरा किया जिनसे शौकीन खूब लुत्फ अंदोज हुए। स्पेशली स्कर्दू से आया हूँ शिंदूर मेला देखने के लिए। शिंदूर मेला, शिंदूर घर से बहुत दूर, लेकिन शिंदूर
खेलूं का खेल, बचाऊं का खेल। Whole match, I learned about it on Instagram. I saw an Instagram video maybe 5 months ago, and it looks so amazing. Just the setting, the energy here is so strong. The crowd is wild. I had to see it for myself. खैबर पुख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी, पाक फौज के जवान, चित्राल इंतजामिया और टूरिज्म पुलिस ने सयाहों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में टेंट विलेज कायम किया था। जी, आपकी पेशन गोई बिल्कुल ठीक हुई और खुशी का समा भी है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान जो है वो इसको पाकिस्तान को ये मुनफरिद बनाती हैं और खूबसूरत भी बनाती हैं। तो इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं उनको आप ज़रूर अटेंड किया करें ताकि आप भी इंजॉय करें और ऑफकोर्स जो वहाँ के लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनके लिए भी ये खुशी का बाइस बनती है। अगली खबर जो हम आपके साथ शामिल करने वाले हैं वो ये है कि जापान में एक बड़ा दरिया जो है उसका रंग अचानक से रोशन सब्ज़ हो गया और इसके लिए तहकीकात जारी हैं कि क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। लेकिन तशवीशनाक सी ये चीज़ थी, बहुत सारे लोग जो है परेशानी का भी शिकार हो गए कि किस तरीके से जो अचानक एक दरिया का रंग जो है वो बदल कर सब्ज़ में जो है वो मुंतकिल हो गया। मगरबी जापान के मशहूर शहर ओसाका के पास आइकोमा के इलाके में वाक़ई टट्सवा झील के लोग तजब्जुब का शिकार हो गए क्योंकि एक सुबह झील का गालिब हिस्सा रोशन सब्ज़ रंगत इख्तियार कर चुका था और बाज़ अफराद का ख्याल है कि किसी ने नहाने वाले नमकियात की बड़ी मिकदार झील में फेंकी है और इस कीमियाई अमल से पानी का रंग यकदम बदल गया है। शहरी इंतज़ामिया ने आवाम को झील से दूर रहने का मशवरा दिया है और इब्तदाई तहकीकात से कुछ शवाहिद भी सामने आए हैं और दरिया के किनारे सोडियम फ्लोरसिन की बड़ी मिकदार जो है वो मिली है जो कि सड़क से फेंका गया था। तो ये किसी की तरफ से अमल था, मैन मेड जो है ना कलरफुल लेक का कॉन्सेप्ट था किसी के जहन में, तो उसने बोला कि पानी ऐसा क्यों होता है, पानी लाल क्यों नहीं चलता दरिया में, तो उसने लाल जो है ना पानी कर दिया। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा पर मुश्तमिल एक ऐसे ग्रोह की जिन्होंने एक कहते हैं ना कि कीड़े की एक ऐसी नौ दरियाफ्त की है जो नापैद हो चुकी थी और माई फ्लाई नामी ये एक फैमिली होती है कीड़ों से रिलेटेड और उनमें से ये एक था कीड़ा जिसको दरियाफ्त किया गया है जो अभी आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर आएगा और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अरसा दराज से ये नहीं देखने में आ रहा था और मैं ये हैरान हूँ कि इन लोगों के क्या क्या दिमाग काम करते हैं कि ये कुछ भी ढूंढ के निकाल लेते हैं और फिर उसके ऊपर तहकीक शुरू हो जाती है। अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पर तहकीक की जा रही है कि इसको देखा जा रहा है, ये जो आप लोग तस्वीर भी इस वक्त देख रहे हैं ये माइक्रोटोमोग्राफी एक्सरे के थ्रू जो है वो आप लोगों की देखी जा रही है। सो एक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि पता लग जाए कि ये कीड़ा जो है वो कहाँ से आया है और आगे इसकी ब्रीड बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। वैसे इसको माई फ्लाई फैमिली एक होती है कीड़ों की, उसमें शुमार किया गया है। बिल्कुल, बदलते हुए मौसम की बात जो है वो हम अक्सर करते रहते हैं। सुबह भी हमने मौसम की बात की, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं गर्म मौसम की कि किस तरीके से जो है वो दुनिया का मौसम जो है वो गर्म होने वाला है। बहरुल काहिल को गर्म करने वाले मौसमियाती रुझान एल नैनो का जो है वो आगाज़ होने वाला है और इसकी वजह से बहरुल काहिल का जो मौसम है, जो इर्द गिर्द जितने भी इलाके इनका मौसम जो है वो मज़ीद गर्म होने वाला है और इससे पहले 2016 को जो है वो सबसे गर्म तरीन साल का जो है वो दर्जा हासिल था, लेकिन अब कहते हैं कि 2024 जो है वो दुनिया की तारीख का गर्म तरीन साल साबित हो सकता है। साइंसदानों के मुताबिक एल नैनो के बाइस औसत आलमी दर्जा हरारत में इजाफा 2016 से ज़्यादा हो सकता है और साल 2016 को अभी तक दुनिया की तारीख का गर्म तरीन साल करार दिया जाता है। एग्जैक्टली। सो ये थी मौसम के हवाले से अपडेट के क्लाइमेट चेंज कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे पूरे के पूरे प्लानट को। आगे बढ़ते हैं और अगेन पाकिस्तान की खूबसूरती और पाकिस्तान के कल्चर और फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान के आमों का जिक्र करते हैं क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में आम और फिर मिर्ज़ा गालिब की वो वाली बात कि आम हों और बेशुमार हों और मीठे हों तो फिर क्या ही कहने हैं, और मुल्तान के हों अगेन तो ये सोने पे सुहागा वाला जो है ना वो मिसाल मुकम्मल होती है। तो आम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होते हैं लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी हर तरफ जो है ना मुल्तान का जो आपने जिक्र किया तो मुल्तान के आमों का राज है। इसी हवाले से हमारे पास खुसूसी रिपोर्ट आमों के हवाले से तैयार किया ख्वाजा मोहम्मद कलीम ने। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया भर में आम पैदा करने वाले बड़े मुल्कों में होता है। पाकिस्तान में आमों की पैदावार का सबसे बड़ा खित्ता सूबा पंजाब के जुनूबी इलाके हैं। रमा बरस मौसमी हालात में तब्दीली के बावजूद आम की फसल अच्छी हुई है और बागबान खुश हैं। इस बार आम की फसल बहुत अच्छी हुई है, हमें मंडी में बहुत अच्छा रेट मिला है। मुल्तान समेत सूबा पंजाब के जुनूबी इलाकों में आला मेयार के समरे बहिश्त, चौंसा, अनवर रटोल, मालदा, दशहरी और तोतापरी समेत आमों की तकरीबन 200 अकसाम काश्त की जाती हैं। ताहम चौंसा आम अपनी मखसूस मिठास के सबब दुनिया भर में पसंद किया जाता है। आम में विटामिन ई, विटामिन ए,
विटामिन सी और कैल्शियम भी पाया जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए निहायत मुफीद है, जबकि इसमें मौजूद मिठास शुगर के मरीजों के लिए भी निस्बतन कम नुकसानदेह है। ये तो बहाना ही है कि जी आम जब खाने हो ना तो फिर यही रिपोर्ट का हवाला दिया जाएगा कि शुगर के मरीजों के लिए भी उस रिपोर्ट में कहा गया था कि आम जो है ना वो मुफीद है, कोई मसला नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप थोड़ी सी मिकदार खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाएं। और अब हम अगली खबर के हवाले से बात करें। ये वाली जो पैकेज था ये तो बहुत ही ज़बरदस्त था और थम्स अप इसके लिए बनते हैं, लेकिन थम्स अप के हवाले से आपको एक अगली जो है वो खबर दे दूँ। और उसके लिए आपको बड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि थम्स अप करने से आपको जुर्माना भी पेश आ सकता है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो हर अच्छी चीज़ पर जो है वो थम्स अप करते हैं, लेकिन थम्स अप इमोजी भेजने पे अब कनाडा में एक किसान को जो है वो फ़ाइन हुआ। और कितना फ़ाइन हुआ है जी? $61 का जुर्माना जो है उनको अदा करना पड़ा है, इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के जवाब में उन्होंने थम्स अप भेज दिया और जिसको बाद में उन्होंने पूरा नहीं किया, तो अदालत में मामला चला गया। और अदालत में जब मामला गया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी जो है वो कही गई इस पर, और जुर्माने के तौर पर उनको $61 का जो है वो रकम जो है वो अदा करनी पड़ी। कनाडा में एक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि थम्स अप इमोजी $61,000 जो हैं वो जुर्माना जो है उनको देना पड़ा। मैं सोच रही थी 61 बहुत कम है, तो 61,000 किस्म की रकम है जो उनको अदा करनी पड़ी है। और वो एक्चुअली थम्स अप भेजने पर तो ये खबर इस तरह बनाई गई है कि थम्स अप भेजने पे उन्हें हुआ है, लेकिन एक्चुअल में तो उन्होंने मुआहदे की जो खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि थम्स अप का मतलब ही ये होता है कि ओके डन, ठीक है, कंसिडर इट डन। तो जब आपने उसको वादा करने के बाद जो वादे की खिलाफ वर्जी की है, मुआहदे के बाद कॉन्ट्रैक्ट की, तो उस पर जो है अदालत ने बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि थम्स अप जो है वो दस्तखत की हैसियत रखता है, तो अब आप जब थम्स अप भेजें तो बहुत एहतियात और ख्याल से भेजें। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि जिस तरीके से मेरे पास आज ऐसी खबरें आ रही हैं कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक ऐसा कीड़ा जो नायाब था उसकी नौ दरियाफ्त हुई है, तो इसी तरीके से एक्स कोडाई मछली एक है जो वेस्ट इंडीज़ के साहिल पे पाई जाती है, और वहाँ पर उस मछली की खासियत ये है कि वो मछली उड़ भी सकती है। अपना ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से। अब आपसे नजम मैं एक बड़ा ही जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, और वो ये है कि आप मुझे बताएं कि सूरज का असली रंग कौन सा है? सूरज का असली रंग कौन सा है? बिल्कुल सफ़ेद। सफ़ेद अच्छा, सुबह में हमें सूरज जो है वो तकरीबन कुछ ऑरेंज कलर का नज़र आ रहा होता है, दिन में जो है वो सफ़ेद नज़र आ रहा होता है, रात में जो है वो शाम में जो है वो उसका रंग और जो है वो तब्दील हो जाता है। इसकी रंगत असल में क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। साइंसदानों का कहना है कि सूरज के मुख्तलिफ रंगों में नज़र आने की वजह ज़मीन की फ़िज़ा में इसकी रोशनी के फैलाव का अंदाज़ है। उन्होंने कहा है कि हमें वही रंग नज़र आता है जो कि एक जो है ना तवील मौज रेंज में रेडिएशन से नुमाया होता है, और उनका कहना है कि सूरज हर तरह की वेव लेंथ पर रेडिएशन को खारिज करता है, जिससे रंग आपस में मिलकर सफ़ेद नज़र आते हैं। मगर जब वो रोशनी जो है वो ज़मीनी फ़िज़ा पर पहुंचती है तो पीली नज़र आती है, कभी आपको ऑरेंज नज़र आती है, कभी आपको लाल रंग की नज़र आती है। तो सूरज के बहुत सारे रंग हैं, लेकिन आपस में मिलकर वो रंग सफ़ेद बनाते हैं। वो हमें जो नज़र आते हैं वो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। और आप यकीन माने मैंने ये खबर नहीं पढ़ी थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद बिल्कुल सही जवाब हुआ। आपका तुक्का ठीक निकल आया। हाँ, मेरा तुक्का बिल्कुल ठीक निकल आया। अब आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल किया है पाकिस्तानी नौजवान ने, जिनका नाम है अब्दुल्ला तंसीर। और उन्होंने दुनिया में पौधों में सबसे बड़ा लफ्ज़ बनाने पर, यानी कि पौधों से सबसे बड़ा लफ्ज़ बनाकर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड शामिल किया है। समीउल्लाह की रिपोर्ट है हमारे पास। हमारा माहौल सरसब्ज रहता है, बल्कि ये ऑक्सीजन की फराहमी का भी अहम तरीन जरिया है। पौधों और दरख्तों की अहमियत उजागर करने के लिए बहावलपुर के कमसन तालिबे इल्मों अब्दुल्ला तंसीर और हैदर मुस्तफ़ा ने अनोखा तरीका इख्तियार किया। इन दो नौजवानों ने बहावलपुर में 1111 पौधों से दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज तकमील लिखा, जिस पर इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। मुझे और पाक से जमीन की पूरी टीम को निहायत ही फख्र है कि हमने 1111 पौधों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लफ्ज पौधों के साथ लिखा। तकमील में 7 लफ्ज थे, हमने चौकिंग से तकमील चौक से लिखा, उसके बाद उसको हमने डिगअप किया प्लांट्स को सेफ्टी लगाने के लिए। एवरेज पर वर्ड हमारे 180 प्लांट्स आए। 130 स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट स्कूल से थे बहावलपुर में, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल्स भी थे और प्राइवेट स्कूल्स भी थे, उनको शामिल किया इस रिकॉर्ड के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस रिकॉर्ड का आगाज सुबह 9 बजे किया और 12 बजे हम लोगों का रिकॉर्ड कंप्लीट हुआ। लफ्ज तकमील लिखने के लिए इन दो नौजवानों ने 1200 स्क्वायर फुट पर मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लगाए। इन दोनों तालिबे इल्मों की इस काविश से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहावलपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ।
जी, एक और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम हो गया है और बहुत सारे और भी हैं जो कि हम फर्दर जो है प्रोग्राम में शामिल करेंगे और बहुत सारे मेहमानों से भी आपको मिलाएंगे। लेकिन इस वक्त हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंपोजियम की जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होने जा रहा है। और 2 साला सिंपोजियम जो है वो 2 रोज़ा सिंपोजियम जो है वो होने वाला है। बिल्कुल ये सिंपोजियम होगा और 13 से 16 जुलाई में ये सिंपोजियम होगा। जिस तरीके से हम लोग जिक्र करते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ का, पाकिस्तान में तो रिलीजियस टूरिज्म भी बहुत पीक पर है और उसमें गंधारा और बहुत सारे ममालिक से यहाँ पर लोग शिरकत कर रहे हैं। अब ये होगा क्या, लेकिन इसके ऊपर रिपोर्ट है हमारे पास, वो आपको दिखाते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम में इसके जो सारा संभाल रहे हैं इसको डॉक्टर रमेश कुमार साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी पैकेज देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के विजन के तहत सकाफती सफारतकारी, गंधारा तहजीब और बुतमत विरसे को पाकिस्तान में जिंदा करने के मौजू पर 11 और 12 जुलाई को इस्लामाबाद में सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका मकसद सकाफती सफारतकारी और मजहबी सियाहत को फरोग देना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर रमेश कुमार और सेनेटर तला महमूद सेमिनार में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सेमिनार के पहले रोज मेहमान खुसूसी होंगे। जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड और वियतनाम से अहम शख्सियात सिंपोजियम में शिरकत करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए गंधारा तहजीब, वजारत मजहबी अमूर, वजारत दाखिला, PTDC, कौमी विरसा और महकमा आसार कदीमा खैबर पख्तूनख्वा इस सिंपोजियम में मिलकर काम कर रहे हैं। सिंपोजियम की निगरानी वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स गंधारा तहजीब के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार कर रहे हैं। श्रीलंका और नेपाल से बुद्धा तहजीब के मजहबी पेशवा भी इस सिंपोजियम में शरीक होंगे। सेमिनार के दूसरे रोज वफाकी वजीर मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी सेनेटर तला महमूद मेहमान खुसूसी होंगे। बैनुल अक़वामी शख्सियात को सिंपोजियम के आखिरी रोज पेशावर म्यूजियम, तख्तबाई और मर्दान के तारीखी मकामात का दौरा भी कराया जाएगा। आखिरी रोज गैर मुल्की मेहमान इशाइये पर सदर मुमलिकत से मुलाकात भी करेंगे। सकाफती सफारतकारी में ये सिंपोजियम एक संग-मील साबित होगा। जी, इस सिंपोजियम में क्या होने वाले, इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं, ये हम जो है वो आपसे फर्दर प्रोग्राम में जो है वो डिस्कशन करेंगे और इस हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को हमारे साथ। क्राइटेरिया नहीं है एज का, जेंडर का, रीजन का, सिटी का। यू हैव टू बी यंग एट हार्ट एंड क्रिएटिव। Pakistan is what I think one thing that can catapult Pakistan out of national depression is what these startups are doing. So yeah, this is what I live for: startups and early stage businesses. So yeah, I couldn't be happier to be here. We're looking forward to the great solutions. I think resilient youth है हमारी, so quite excited. मैं ये सोच रहा हूँ कि पैसे ही पैसा हर तरफ हुआ है, तो कुछ मेरे से भी आ जाए, उसके लिए प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करें पाकिस्तानी नौजवानों की, जिनके बारे में हम रोज़ कोई ना कोई खबर शामिल करते हैं। रोज़ कोई ना कोई नौजवान हमारे साथ मौजूद होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दिया होता है। तो आज भी हम किसी ऐसे ही मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुबह पाकिस्तान में। जी, आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले हमने खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कराया है। और ये हैं जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नुमान महसूद, जिन्होंने किपअप्स में भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है और सबसे कम उम्र मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी हैं ये। पाकिस्तान से 30 सेकंड्स में 32 किपअप्स करके इन्होंने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। और नौजवान मार्शल आर्ट नुमान महसूद अब तक
4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के मुताबिक इससे कबल भारत के हिमांशु ने 30 सेकंड में 28 किपअप्स किए थे, तो इन्होंने 32 किपअप्स करके 4 इजाफी के साथ उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और ये वो पूरी एक फैमिली है, ये पूरा एक क्लब है जो वो बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर्स हैं और इनके टीचर भी रिकॉर्ड होल्डर हैं और पाकिस्तान को पहले भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और अब भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमान महसूद ऑन स्काइप। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी। अगेन एक और आपके रिकॉर्ड्स में इजाफा हुआ है। ये किपअप्स होते क्या हैं? हमने वीडियो तो देखी है, लेकिन ये किपअप्स होते क्या हैं ये ज़रा बता दें। इसमें जंप करना होते हैं, पहले लेटना होते हैं, 2 हाथ नीचे लगाने होते हैं। ये कंसेक्यूटिव रिकॉर्ड है, जिम्नास्टिक की कैटेगरी में आता है। ठीक ठीक, और ये बताइएगा कि कितना मुश्किल था? सबसे पहले तो ये चूज़ आपने क्यों किया कि मैंने किपअप्स का रिकॉर्ड ही तोड़ना है, और अभी तक कौन कौन से रिकॉर्ड वैसे आपके पास हैं? मेरे पास 4 रिकॉर्ड हैं, 2 किपअप के हैं, एक 1 मिनट का है, वो भी इंडिया का था, ये 30 सेकंड का है, ये भी इंडिया के पास था। 1 मिनट का 47 रिकॉर्ड था, मैंने 32 किए थे, और 30 सेकंड का 28 रिकॉर्ड था, मैंने 32 करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके अलावा एक बर्तानिया का रिकॉर्ड था, चैलेंजिंग रिकॉर्ड था जो मेरे पास है। ठीक 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 ठीक, और कैसा लगा आपने जब ये रिकॉर्ड ब्रेक किया? तो कितना मुश्किल था इसकी तैयारी करना? ये मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पास ये रिकॉर्ड है, इसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल था। सर महसूद जो है मुझे बहुत मेहनत की इस रिकॉर्ड के लिए, मैंने 4 महीने प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा वो रिकॉर्ड है जो मैं अचीव कर सकता हूँ, और इंशाल्लाह वो भी ब्रेक करूँगा। नुमान, ये बताइएगा कि आप डेली कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितने अरसे की प्रैक्टिस के बाद आपने जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम किया? मैं डेली तकरीबन 3-4 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। इसके अलावा घर में भी प्रैक्टिस करता हूँ रिकॉर्ड के लिए। इस रिकॉर्ड के लिए मैंने 3-4 महीने प्रैक्टिस की है, इसके बाद ये रिकॉर्ड मेरे पास। अच्छा नुमान, ये जो आप जिस तरीके से किपअप्स कर रहे हैं इसके लिए बॉडी में लचक होना बहुत ज़रूरी है, तो लचक के लिए कोई ख़ास एक्सरसाइज होती है? प्रैक्टिस करके बॉडी के अंदर ऐसी स्ट्रेंथ आ जाती है? बिल्कुल, इसके लिए स्ट्रेचिंग है, इलास्टिसिटी के लिए ब्रीज होते हैं। आपके मसल जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेस होंगे तो आप ये किपअप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक, और कितने आपने, क्योंकि गिनीज की वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऐसी होती है कि इसको वीडियो रिकॉर्ड करके आप भेजते हैं और फिर रजिस्टर करवाते हैं उसको, तो इससे पहले जो रिकॉर्डेड सेशंस थे आपने ये 30 सेकंड्स में कितनी दफ़ा ट्राई किया तब आप 32 पे जाके पहुंचे हैं? जी, मैंने पहली दफ़ा ट्राई किया तो मेरे 27-26 हो रहे थे। इसके बाद मैं तकरीबन 15 दिन 20 दिन के बाद मैंने दोबारा ट्राई किया, इसके बाद मेरे 30 हो रहे थे, और तकरीबन 2-3 महीने प्रैक्टिस के बाद मेरे 32 हो गए थे। फिर मैंने एक वीडियो बनाए, वो भेज दिया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पेज पे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव हो गया है। ठीक ठीक ठीक, और अब नेक्स्ट क्या प्लानिंग है ये किपअप्स के बाद? और क्या चीज़ है ऐसी जो करना चाह रहे हैं आप? इसके अलावा एक एल्बो स्ट्राइक है, और एल्बो स्ट्राइक रिकॉर्ड है, लेफ्ट का रिकॉर्ड है, और बहुत से रिकॉर्ड है। साइड जंप का है जो मैं टारगेट किए हैं, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस जारी है। ठीक है, और उसके लिए प्रैक्टिस चल रही है? कितनी देर प्रैक्टिस हो रही है? दिन में तकरीबन 5 बजे क्लब स्टार्ट होता है, 7 बजे तक क्लब होता है। तकरीबन 2 घंटे क्लब जाता हूँ, और उसके अलावा घर में भी गेम करता हूँ। नुमान, ये भी बताइएगा कि किपअप्स के कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं और इनका दौरानिया जो है वो कैसे होता है, और अगर कोई ये प्रैक्टिस करना चाहे तो वो किससे जो है वो रुजू करे, या किस तरीके से जो है वो भी आपके साथ इसमें शामिल हो सकता है? जी, इसके लिए इलास्टिसिटी बहुत जरूरी है। अगर कोई बंदा क्लब ज्वाइन करता है, सबसे पहले तो उसके मसल इलास्टिक होने चाहिए, स्ट्रेचिंग उसके वो फुल होनी चाहिए, ब्रिज उसका खुला होना चाहिए, और कोई भी बंदा ये कर सकता है, क्योंकि इस शर्त मेहनत है। अगर आप मेहनत करें तो आप ये रिकॉर्ड अचीव कर सकते हैं। ओके, तो कैसे हैं आपके टीचर? क्योंकि उनकी भी बड़ी मेहनत है, और उन्होंने कितना टाइम आपके साथ खास तौर पर ये किपअप्स पे लगाया? जी, उन्होंने बहुत टाइम लगाया, तकरीबन दिन में 2-3 घंटे वो हमारे साथ होते हैं,
तो वो हमें मेथड बताते हैं, मतलब वो उनको हम फॉलो करके ये फिर अटेम्प्ट करते हैं। इसमें टाइम लाइन जो होता है, तो अगर आपका कमर थोड़े ऊपर हो या नीचे हो तो फिर आपका रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं होता है, और जो आपने गलत किए होते हैं वो आपसे कट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह इसके मेथड होते हैं, उस पर आप चल रहे हैं। नुमान, आपके यहाँ मार्शल आर्ट्स की और भी कोई इकसाम हैं जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं या जिनमें आप चाहते हैं कि उनमें भी आप अपना नाम बना सकें? जी, मैं MMA का फाइटर भी हूँ, मेरा 2-0 रिकॉर्ड है। इसके अलावा जिमनास्टिक का प्लेयर भी हूँ, और मेरे पास जिमनास्टिक कैटेगरी के 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले भी दो इंडिया के तोड़े हैं, एक बरतानिया का तोड़ा है, और एक चैलेंजिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो मेरे पास है। बिल्कुल ठीक। नुमान, आपको आगे भी जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटिशन हैं उनके लिए हम गुड लक कहते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते रहें। नुमान, कुछ और बताएं अपनी टीम के बारे में कि आपकी टीम इस वक्त किस किस पे काम कर रहे हैं। आपने तो बताया आप अपने कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे महसूद बरादरान और भी हैं आपके साथ जो हैं, वो किन किन चीज़ों पर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? मेरे पास 15 और फेलो हैं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। हमारे सर महसूद जो कि 70 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। महसूद इलाका खाकर ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हमारे क्लब में तकरीबन 4-5 बंदे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, MMA फाइट खेलते हैं, जिमनास्टिक प्लेयर भी हैं। नुमान, आपने रिवायती हरीफ जो है इंडिया को शिकस्त दी है इस मुकाबले में, तो आपको कैसी फीलिंग थी और घर वालों की और स्पेशली आपके दोस्तों की क्या फीलिंग्स थी कि आप किस तरीके से जो है वो ये एजाज़ जो है अपने नाम करके लेके आए? बहुत इंडिया का रिकॉर्ड था, और ये रिकॉर्ड बहुत टफ था, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और अभी माशाल्लाह बहुत खुश हूँ इस रिकॉर्ड को तोड़कर। ठीक ठीक। और अब जो है ना वो उम्मीद यही है कि आप जब नेक्स्ट किसी कंपटीशन के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें भी कामयाबी हासिल करेंगे। अच्छा, मैंने पहले भी ये सवाल शायद आपसे सेट पे पूछा था या किसी और से पूछा था, आपकी फैमिली में से ही, कि आपका इस मार्शल आर्ट्स को मिक्स मार्शल आर्ट्स में टर्न करने का कोई प्लान है कि MMA की तरफ कोई जाएं, किसी और फाइट की तरफ जाएं, बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लें, या सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाने हैं? नहीं, ये तो फिजिकल गेम होती है, साथ आप पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि इस गेम के साथ आप मेंटली भी शार्प रहते हैं, फिजिकल भी आप फिट रहते हैं। तो MMA फाइट्स भी है, मिक्स मार्शल आर्ट जिसे कहते हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग भी है, टेक्वांडो है, ये मुख्तलिफ फील्ड है, इसमें फिर आ जाते हैं, कुंग फू मुख्तलिफ फील्ड आ जाते हैं। और इसके अलावा इसमें बॉक्सिंग आ जाता है, वुशु आ जाता है। ये बहुत सी गेम है जो बंदा कर सकता है। आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी फेवरेट है। अच्छा, ठीक हो गया। और कितना ये अच्छा नुमान, ये बताएं कि आप चूंकि ख़ुद काफ़ी अरसे से इसमें हैं और एक चाइल्ड स्टार भी आपको कहा जाए तो वो कम नहीं होगा, मुझे ये बताएं कि बच्चों के लिए कितनी हेल्दी एक्टिविटी है ये सब, और ये स्कूल में कितनी ज़रूरी है कि ऐसी इसकी भी क्लास होनी चाहिए? जी, ये बच्चों के लिए खासकर ये बहुत अहम एक्टिविटी है। इसके साथ आप फिजिकल भी फिट रह सकते हैं, और आप इसके साथ पढ़ाई भी अगर जारी रखें तो आप बहुत इसके साथ अचीव कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए भी। अगर आप फिजिकल फिट नहीं है, अगर आपका वेट है तो आप इसके साथ आप फिट भी रह सकते हैं, आपका वेट भी लॉस कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। नुमान, ये बताइएगा कि इसके लिए कहीं से प्रैक्टिस लेना लाजमी है या ज़रूरी है, या फिर आप जो है ख़ुद ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं? ये खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए आप क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेट पे आजकल तो बहुत वो है, आप इंटरनेट पे ये कुछ टिप्स देख सकते हैं, और इसके अलावा आप क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। नुमान, ये बताइएगा कि क्या आप आगे इरादा रखते हैं कि आप अपने से जितने भी जूनियर्स हैं उनको जो है वो इस चीज़ पे ट्रेन करें या उनको ट्रेनिंग जो है वो फराहम करें? इंशाल्लाह मेरी ये उम्मीद है, अगर मैं मतलब एक मकाम तक पहुंच गया तो मैं दूसरों को भी ये बताऊंगा कि यही गेम जिसके साथ आप फिट रख सकते हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अचीव कर सकते हैं। नुमान, ये भी बताइएगा, ऐड ऑन कीजिएगा कि क्या मिनिमम एज है जैसे आप जो है वो किपअप्स की प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं? इसके लिए कोई एज नहीं है, शर्त मेहनत है, मैंने आपको पहले बताया। अगर आप मेहनत करें मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह आपको इस मुकाम तक पहुंचाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नुमान महसूद आपका वक्त देने के लिए, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले कॉम्पिटिशन्स भी पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होंगे। थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से अभी भी हम स्पोर्ट्स का जिक्र कर रहे थे तो आगे भी स्पोर्ट्स का ही जिक्र करते हैं, या हेल्दी एक्टिविटी का, एक्सरसाइज का जिक्र करते हैं, और उसमें भी एक ख़ास फॉर्म योगा का जिक्र करते हैं, जिसका पाकिस्तान में आज से 5-7 साल पहले इतना स्कोप या किसी को समझ नहीं थी। लेकिन अब ये सिलसिला चलता जा रहा है, बहुत सारे योगा एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए जा रहे हैं। लेकिन अब योगा की कौन कौन सी टेक्निक्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, कहाँ कहाँ पर ये प्रैक्टिस किया जा रहा है, घर पर आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये हम तमाम जानेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो इसमें माहिर हैं और अरसा दराज से काम कर रहे हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, और जनाब इनका नाम है योगी शम्स हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत से आप, तबीयत ठीक है सर? ये योगी लफ्ज़ जो है ये आपने कहाँ से ड्राइव किया और कैसे अटैच किया अपने नाम के साथ? गुड। देखिए, योगी इसका मतलब ये है कि जो इंसान अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किसी रास्ते पे चल रहा है, लफ्ज़ योगा को समझना होगा। योगा का मतलब है जो आपको डिवाइन पावर से जोड़ देता है, जो आपको एक आम सदा से, यानी एक आम इंसान से आपको एक सुपर कॉन्शियस लेवल पे लेकर जाता है, एक बड़े तजर्बे की तरफ लेकर जाता है। तो ये है आर्ट ऑफ योगा। तो वो इंसान जिसकी ज़िंदगी एक बड़े तजर्बे के लिए गुजर रही हो, एक बड़ी लाइफ को जानने के लिए गुजर रही हो, तो उसको योगी कहा जाता है। तो अच्छा। मेरी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ है, दैट्स वाई मैंने ये नाम जो है वो लिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने ये योगा का सिलसिला कहाँ से शुरू किया, पाकिस्तान से या इंटरनेशनली आप करके आए हैं? मैंने इसको बाहर से किया है। आई बिन इन तिब्बत, नेपाल, चाइना टू लर्न दिस आर्ट। तो मेरा पिछले 30 ईयर से इस फील्ड के अंदर मैं हूँ और इसको सीखा पहले, फिर अभी पाकिस्तान के अंदर इसको सिखा रहा हूँ। ठीक। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के सिलसिले में जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज शानदार सेमिनार का एहतमाम हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए SIFC का क़याम भी अमल में लाया गया है। SIFC का हदफ बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाना और बढ़ते हुए मुआशी बहरान पर काबू पाना है। SIFC का लिम्स की प्लेटफॉर्म के नीचे शानदार इफ्तिताह पहले ही 7 जुलाई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ कर चुके हैं। इन्हीं मरबूत काविशों के इस सिलसिले को जारी रखते हुए जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज नेशनल एग्रीकल्चर सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें ज़री माहिरीन की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। सेमिनार में कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से उभरते हुए जदीद तरीक़ाकार, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप और लाइफ स्टॉक की उभरती मार्केट के मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। मुआशी और ज़री तरक्की के लिए सऊदी अरब, चाइना, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और बहरीन के ताउन से मुतअद्दिद ज़री ज़मीनें ज़ेर गौर हैं, जो मुल्क की बरामदात में इजाफे का बाइस बनेंगी। इन शोबों में ज़राअत, गंदुम, रोई, चावल, सूरजमुखी और दालें, फल, सब्जियां, माल मवेशी, पोल्ट्री, माहीगीरी और शमसी तवानाई का इस्तेमाल शामिल है। सेमिनार में वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ भी शिरकत करेंगे। आपको बताएं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के सिलसिले में जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आज शानदार सेमिनार का एहतमाम किया गया। वापस पढ़ेंगे हमारे गेस्ट की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब योगी शमशाद हैदर साहब। सर, तो ये सिलसिला फिर आपने इंटरनेशनली जब किया, पाकिस्तान में इसको अप्लाई करने के लिए आए, तो पाकिस्तान में इसका रुझान था पहले? नहीं, पाकिस्तान में इसका इतना रुझान नहीं था, लेकिन अभी पूरे मुल्क के अंदर, तमाम बड़े शहरों के अंदर, सुबह को पार्कों के अंदर इन एक्सरसाइजेस को किया जा रहा है और बड़े लेवल के ऊपर किया जा रहा है। और इसका अब रुझान ऐसे बन गया है कि एक बंदे को अगर फ़ायदा हुआ है तो उसने दूसरे को बताया है, दूसरे ने तीसरे को बताया है। तो योगा ने ये रुझान अपना खुद बनाया है। वाह। शमशाद साहब, ये बताइएगा कि योगा डेली लाइफ में हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने कहा कि कुछ अर्सा कबल जो है वो अंदाज़ा भी नहीं था और पता भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है। अब जिस तरह पता चलना शुरू हो गया, तो कितनी अहमियत है इसकी? इसकी बहुत अहमियत है। देखिए, एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी या कोई ख़ानदान जब स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इज़ द मेन काज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। फिजिकल प्रॉब्लम है चाहे मेंटल प्रॉब्लम है। तो हमारा जो एक हेल्थ सिस्टम है, मौजूदा हेल्थ सिस्टम, क्योंकि ये स्ट्रेस का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि वो हेल्थ सिस्टम इसको टैकल नहीं कर पा रहा, इसलिए
योगा हर इंडिविजुअल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। ये एक ऐसा आर्ट है, अगर कोई योगा की प्रैक्टिस करता है तो इससे वो स्ट्रेस अपनी रिलीज़ करता है और अपनी डेली लाइफ के अंदर जो उसकी परफॉर्मेंस है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो इंजीनियर है या डॉक्टर है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बन जाती है। उसकी जो लाइफ मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि हमने ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं इन ऑल ओवर द कंट्री, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बदली है। तो योगा हर एक इंसान की डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसे डेली अपनी ज़िंदगी का आधा घंटा 1 घंटा इसको ज़रूर देना। काफ़ी अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि योगा आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है, जहनी सुकून जिसकी तलाश में सब मारे फिर रहे हैं वो हासिल हो सकता है, लेकिन कैसे सर? ये प्रैक्टिस में आपको, और आपने एक जिक्र किया कि एक डिवाइन जो है पावर के साथ अटैच आपको करता है, तो ये कैसे होता है? देखिए, योगा एक कंप्लीट एक्सरसाइज है और एक कंप्लीट तरीका इलाज है। हाउ आम जो तरीके इलाज हैं उसे हम ये कहेंगे कि फिज़िकली आपकी सिर्फ जो है वो एक आपको मेडिसिन दे दी जाती है या आपको फिज़िकली ट्रीट किया जाता है। तो योगा के अंदर जो एक्सरसाइजेज हैं, 3 मेन एक्सरसाइजेज हैं योगा की। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं पोस्चर। तो जब हम डेली लाइफ गुजारते हैं तो हालात वाक़यात डायरेक्टली हमारी बॉडी को मुतासर करते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं। सर इसको ना मैं डिटेल, क्योंकि मेरे पास और भी सवाल आते हैं इसके हवाले से, तो मैं इसको लेकर चलना चाहता हूँ। न्यूज़ ब्रेक की तरफ हम लोग ने बढ़ना है, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी को। फातिमा नज़र न्यूज़ ब्रेक हमारे साथ रहें। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में आप सब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे योगा की अहमियत पे, योगा किस तरीके से जो है वो स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए जो है वो मदद दे सकते हैं आपको। और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी योगी शमशाद हैदर, जिनसे बातों का और सवालों का सिलसिला जो है वो जारी, और ऑफ पे भी बहुत कुछ सीखने को उनसे मिल रहा है, तो ऑन एयर आपको भी सिखाते हैं। सर हमने आपको आपके मनसब पे इसीलिए शिफ्ट किया क्योंकि ये ज़रूरी है कि कुछ एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर ली जाए, लेकिन सबसे पहले तो ये आजकल का जो इर्द गिर्द का हमारे माहौल है इसने जकड़ा हुआ है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो या कुछ भी वजह हो, एक इंसान स्ट्रेस में रह रहा है, जहन में भारीपन है और जहनी सुकून हासिल नहीं हो रहा, तो कैसे ये हेल्प आउट कर सकता है उसमें? योगा 100% हेल्प कर सकता है। योगा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को ये कहूँगा कि प्रैक्टिकल बने। अच्छा। और शॉर्टकट में ना जाएं। हम जो मेडिसिन लेते हैं वो टेम्परेरीली आपको एक रिलीफ ज़रूर मिल जाता है पेन से थोड़ा, या आपको नींद मिल जाती है, थोड़ा ट्रैंकुलाइज हो जाता है बंदा, बट वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आपको अपनी बॉडी पर वर्क करना है। आपने लफ्ज़ स्ट्रेस यूज़ किया, स्ट्रेस से निकलने का जो सबसे बेहतरीन आर्ट है वो योगा है। योगा की 3 एक्सरसाइजेज हैं। नंबर 1 बॉडी स्ट्रेचिंग। जब हम बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं तो बॉडी के ऊपर जो हालातों वाक़यात से, जो डेली लाइफ से स्ट्रेसेस आई होती हैं, जो डाटा आया होता है, मसलन आप रोड पे जा रहे हैं, आपने आंखों से कोई वाक़या देखा, तो वो वाक़या आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। इंसानी बॉडी एक सुपर बायोलॉजिकल डिवाइस है जो एट ए टाइम रिसीवर भी है और वो ट्रांसमीटर भी है। ओके। वो चीज़ों को रिसीव करती है। तो आपकी पूरी बॉडी एक डिवाइस है जिसके अंदर जितना डाटा बढ़ता जाएगा उतनी स्ट्रेस बढ़ती है। ये जो हम वाइब्स की बात करते हैं, नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स। यस। अच्छा, इंसानी बॉडी ये इसका एक एक हिस्सा डाटा कैरी किए हुए है, एक एक हिस्सा इसका मुतासर है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि किसी बंदे को कोई सदमा हो तो वो कहता है हमारी कमर टूट गई। हाँ। कमर के ऊपर बाकायदा प्रेशर आता है। मुख्तलिफ वाक़यात का हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर प्रेशर आता है। लाइक कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हुई तो दिल पे बंदे ने कभी कमर पे हाथ नहीं रखा, बंदा दिल पे ही हाथ रखता है। कोई गहरी परेशानी तो सर पे हाथ रखता है। फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं। अच्छा, ये जो भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, साइकोलॉजिकली जितने भी आपकी बॉडी पर इफेक्ट आ गए, योगा उन तमाम इफेक्ट्स को, उन तमाम असरात को, एक्सरसाइज जो आप 3 एक्सरसाइज मेंशन कर रहे हैं, जी, उनमें से कोई अगर यहाँ पर आप, मैं आपको बताता हूँ। तो योगा उन तमाम स्ट्रेसेस को रिलीज करने का सबसे बेहतरीन टूल है। योगा की 3 एक्सरसाइजेज हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रेचिंग, इसको हम कहते हैं पोस्चर। तो मुख्तलिफ बॉडी पोस्चर से
आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं जिससे बॉडी के अंदर स्पेस क्रिएट होता है और जो डाटा आप कैरी किए हुए हैं वो डिसॉल्व होता है। नंबर 2 दूसरी एक्सरसाइज है ब्रीदिंग। जब हम स्ट्रेस में होते हैं बॉडी के ऊपर जो सबसे पहला इफेक्ट आता है स्ट्रेस का, वो हमारा सांस डिस्टर्ब हो जाता है। गुस्से के अंदर आपने देखा होगा बंदा यूं मुंह खोल के सांस लेता है, डर में बंदा सांस शैलो लेता है। हम स्ट्रेस की हालत में शैलो ब्रीदिंग करते हैं। अगर हम अपनी ब्रीदिंग को बेहतर कर लें तो स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी के अंदर फिजिकली प्रॉब्लम आ गई, जो लंग्स सुकड़ गया, जो दिल के ऊपर असर आ गया, जो आपके स्टमक पर असर आ गया, किडनीज पे असर आ गया, 100% आप अपने दिल को, अपनी किडनीज की स्ट्रेस को रिवर्स कर सकते हैं। उनको वापस नॉर्मली सुपर हालत में ला सकते हैं। सर एक्सरसाइज की डिमांड आ रही है, मैं करता हूँ। तीसरा हिस्सा जो है वो है मेडिटेशन का, माइंडफुलनेस का। हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं, योगा आपको बताता है हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। अब हम आएंगे फिजिकल कुछ स्ट्रेचिंग के बारे में। इन तीनों एक्सरसाइजेस को मैं डेमो करके दिखाऊंगा। तो बॉडी को इलाइन कर लें, जस्ट इलाइन योर बॉडी, बीमारी नहीं रहेगी। दोनों हाथों को देखिए ऊपर स्ट्रेच किया। अब कोई एक नया बंदा जब करेगा तो उसका ये पोस्चर होगा, ऐसे होगा, थोड़ा झुका हुआ होगा। आप इलाइन करें, दिल की जो कारकर्दगी है बेहतर हो जाएगी, फेफड़े बेहतर हो जाएंगे। इसके बाद आप लेफ्ट हाथ अपना पीछे ले जाएं और ऊपर से राइट हाथ से अपना लेफ्ट हाथ पीछे वाला हाथ आपने पकड़ना है। अगर तो आपका हाथ नहीं पकड़ा जा रहा और आप ऐसे हैं तो आपका पोस्चर खराब है, आपके दिल पर प्रेशर है और बीमारी आएगी, इज़्दमा आएगा, दिल की प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करें, ये कोई डॉक्टर आपको बात नहीं बताएगा, उनका ये फील्ड नहीं है। आप अपना पोस्चर ठीक करें, कभी दिल का मसला नहीं होगा, 100 साल की उम्र तक भी आप फिट रहेंगे। इसके बाद इसी पोस्चर में रहते हुए आपने अपनी राइट एल्बो को बैक पे पुश करना। ये देखें, ब्रीद इन। जब हम गहरा लंबा सांस लेके बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो बॉडी के अंदर एक स्पेस क्रिएट होती है। आपके फेफड़े जो 25 to 30% यूज में है, ये मैं आपके लिए नई बात बता रहा हूँ। पूरी दुनिया के अंदर लोग अपने फेफड़ों का पूरी तरह इस्तेमाल ही नहीं करते। योगा की एक्सरसाइजेस से आप अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको मैक्सिमम लेवल पे यूज में लेकर आते हैं और आप आम इंसान की सतह से सुपर ह्यूमन लेवल पे चले जाते हैं। ओके, ब्रीदिंग के बाद ब्रीदिंग मैंने साथ बताई जी, लेकिन तीसरी एक्सरसाइज है माइंडफुलनेस की, कि हाउ टू लिव इन प्रेजेंट। एक सिंपल सी बात आपको बता दूं लाइफ को खूबसूरत बनाने की, और योगा ने इस पे बड़ा वर्क किया है। जो काम करें उसको जानते हुए करें। इवन चाय पी रहे हैं तो जानते हुए, किसी से बातचीत कर रहे हैं जैसे आप मेरे सामने हो तो मेरे ज़हन में और कुछ नहीं होना चाहिए। तो हर काम को जानते हुए करें। होता यह है कि लोग, उनकी सोच कहीं और होती है, कर कुछ और है होते हैं और हो कुछ और अच्छा, ये हाँ बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। यस, तो ये सिंपल सी बात, ऑलवेज लिव इन योर मूवमेंट, इन योर प्रेजेंट। उसके लिए कोई एक्सरसाइज है? अब गुड, आपने कहा इसकी भी एक्सरसाइज। देखिए, ये जो बॉडी है ये डाटा कैरी किया है, इसी के अंदर थॉट्स हैं। इसके अंदर अगर हजारों लाखों करोड़ों फाइलें होंगी तो वो ऑटो सिस्टम पे बंदा जो है उसके ज़हन के अंदर, जैसे कभी कभी कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन होता है, उसके ऊपर कभी कभी ऐसे कोई गड़बड़ हो जाए तो चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। इंसान के ज़हन के अंदर अनवांटेड जो थॉट्स हैं वो अंदर गड़बड़ की वजह से, बिल्कुल ऐसे। तो हमने उन थॉट्स को मिनिमाइज कैसे करना है? देयर इज नो शॉर्टकट, आपको प्रॉपर वर्कआउट करना होगा। एक एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, ये एक एक्सरसाइज वर्टिगो, अल्जाइमर, डिमेंशिया और पार्किंसन में मदद देगी। देखिए जी, दोनों हाथों को ऐसे फैलाएंगे। हम कम वक्त के अंदर कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने। ठीक है, ये एक तोहफा है। ओके जी।